नमस्ते बच्चों। मैं फिर से आपके समक्ष एक सिविक्स का वीडियो लेकर आया हूँ। जो हमारा 10th क्लास का सिविक्स नागरिक शास्त्र है, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संघवाद। तो ये दूसरा चैप्टर है आपके बुक का। तो हम आज देखेंगे कि संघवाद का अर्थ क्या है, संघवाद की विशेषताएं क्या है, आखिर संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था या संघवाद शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे फेडरलिज्म कहा जाता है। आइए समझते हैं कि संघवाद आखिर है क्या, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, समझने का कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। संघवाद, संघीय शासन या संघात्मक शासन या फेडरलिज्म, तीनों एक ही है। यहाँ लिखा है, मैंने लिखा है संघवाद, संघीय या संघात्मक, तीनों का एक ही शासन व्यवस्था को ये तीन नामों से जाना जाता है। तो किसे कहते हैं, इसका अर्थ देखिए यहाँ दिया हुआ है। जब किसी देश में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें पाई जाती है, जब किसी देश में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें पाई जाती हैं तथा साथ ही साथ इनके बीच शक्तियों का यानी कार्यों का बंटवारा संविधान द्वारा कर दिया गया रहता है, तो वैसी शासन व्यवस्था को संघवाद कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं या संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब किसी देश में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें, एक ही देश में दो तीन प्रकार या दो तीन स्तर की सरकारें हैं और वो देश में शासन करती हैं, तो वैसी शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। वैसी सरकारें संघात्मक शासन या संघीय शासन व्यवस्था वाला सरकार होता है। जैसे भारत में भी दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकारें हैं। तो हमारे यहाँ भी दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भारत भी एक संघीय शासन वाला देश है, संघवाद वाला शासन वाला देश है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं, संघवाद शासन की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला दिया है, दो या उससे अधिक स्तर वाली सरकारें पाई जाती है। पहला विशेषता है संघवाद का, दो या उससे अधिक स्तर वाली सरकारें पाई जाती है। हमने शुरू में इनकी परिभाषा या इनके अर्थ में देखा कि सरकारें जहाँ दो या दो से अधिक स्तर की हो वो संघात। तो इसका पहला विशेषता है, सरकार दो या उससे अधिक स्तर वाली देश में पाई जाती है। दूसरा दिया है, संविधान में शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट कर दिया गया रहता है। क्योंकि सरकारें अलग अलग होती हैं, दो या तीन स्तर की होती हैं, तो जिस देश में इस तरह की व्यवस्था होती है वहाँ संविधान में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय, उनके लिए कार्यों का बंटवारा अलग अलग कर दिया गया रहता है ताकि आपस में कोई टकराव ना हो। मान लीजिए एक ट्रैक में, रेलवे ट्रैक में हम एक ही लाइन पे दो ट्रेनों को एक साथ अगर दौड़ाएंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। इसीलिए अलग अलग अगर लाइनें होंगी, कार्य क्षेत्र अलग होंगे, तो एक अपने रास्ते काम कीजिए, एक अपने रास्ते काम कीजिए, इस तरह की व्यवस्था हो सकती है और दोनों में टकराव कम होंगे, इसलिए कार्य का बंटवारा होना आवश्यक है। तीसरा है, दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अब भारत का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, हम झारखंड में रहते हैं, झारखंड सरकार भी हमारे ऊपर शासन करती है और केंद्र सरकार भी शासन करती है। तो वही बोल रहे हैं कि दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। सही बात है, जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था है तो वहां एक ही नागरिक पर दोनों सरकारें शासन करती है। अगला है जो विशेषता है, मौलिक अधिकारों को कोई भी सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। मौलिक अधिकार हर व्यक्ति का मूल अधिकार होता है, जिसके माध्यम से वो देश में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है। तो उस संविधान को चाहकर भी कोई अकेले सरकार बदल नहीं सकती है, अकेले कोई एक सरकार बदल नहीं सकती है, क्योंकि वो लोगों का मूल अधिकार होता है। यानी कि राज्य सरकार भी चाहकर नहीं बदल पाएगी, केंद्र सरकार भी मौलिक अधिकारों में फेरबदल नहीं कर सकती, इसलिए उसे मूल अधिकार कहा जाता है। अगला जो अधिकार है या अगली जो इसकी विशेषता है, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या कर सकता है। हम संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को यह अधिकार रहता है कि वो अगर सरकार कुछ काम कर रही है न्याय से संबंधित
या संविधान के किसी खंड की व्याख्या करनी हो तो वो कर सकता है। भारत में भी न्यायपालिका कोई अधिकार है। हम हमारा देश, शुरू में ही कहा मैंने कि हमारा देश संघवाद शासन वाला देश है, तो भारत में भी न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का मतलब परमिशन है, अधिकार है, उनको दिया गया है। तो ये हम बोल सकते हैं कि संघीय शासन वाले देशों में न्यायपालिका संविधान की व्याख्या कर सकती है। तो ये है हमारा संघवाद का अर्थ और संघवाद की विशेषताएं। अब ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा और जो भी वीडियो भेजते हैं उसको अच्छा से देखने का कोशिश कीजिएगा। यही है संघवाद और संघवाद की विशेषता। ये महत्वपूर्ण विषय है आपका 10th क्लास सिविक्स का, तो आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं इस तरह से कुछ बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। थैंक यू।